हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलो आज चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, है ना। थियोरेटिकली पार्ट कंप्लीट हो गया था। लास्ट वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए थे। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है न्यूमेरिकल में वाकई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पता नहीं क्यों बच्चों को न्यूमेरिकल से जी चुराते हैं। ऐसा मत करो बच्चों। अगर आपको न्यूमेरिकल आ गए तो ये मान के चलिए कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि फार्मूला अगर क्लियर हो जाता है। फार्मूला कब क्लियर होगा? जब हमें टॉपिक की हेडलाइन पता होगी। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, अंदर की पूरी डेरिवेशन याद कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता कि वो डेरिवेशन है किस चीज़ की। आप गौर कीजिएगा, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे कि सर ये मेरे को पूरा याद है ना। फिर उनको अगर सवाल दे दिया जाए ना कि वो ये सवाल है, इसका डेरिवेशन करो, भूल जाते हैं कि नहीं सर ये तो याद किया ही नहीं था, ऐसा कौन सा सवाल है। मैं कि बच्चे जो तूने याद किया ना, जो डेरिवेशन, उसका सवाल ये है, समझ रहे हो। तो अगर आपको चीज़ का टॉपिक पता है तो उसके नीचे वाली चीज़ें एक आध पता है तो आपका डेरिवेशन पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक पता है तो इसका मतलब आपको फार्मूला भी पता होगा। ठीक है, बच्चों को टॉपिक पता होता नहीं है, डेरिवेशन पर डेरिवेशन याद करे जाते हैं और ये पता ही नहीं कि वो डेरिवेशन है किस चीज़ की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उस टॉपिक को पढ़ना, है ना। टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, हेडिंग पढ़ो कि वो चीज़ है क्या। अगर वो समझ में आ गया तो अपना आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। चलिए तो न्यूमेरिकल चालू करता हूँ बच्चों। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे और कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप संभाल लोगे, मेरे को पता है, कर लोगे ना रे। चलो ऑल राइट। मुझे खुशी है, एक बच्चे ने मेरे को 3 उदाहरण भेजे हैं। भेजे क्या है, उसने संख्या ही लिख दी है कि सर ये उदाहरण समझा दीजिएगा। और जब मैंने वो उदाहरण देखे, वाकई में बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इस तरीके के उदाहरण में, हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चांसेस थोड़े कम बैठते हैं कि आरबीएससी ऐसे सवाल दे दे, लेकिन सीबीएसई या अदर बोर्ड के लिए मैं कह सकता हूँ वाकई में बहुत अच्छे सवाल हैं, वो बहुत बढ़िया सवाल है वो। ठीक है, और मुझे खुशी है कि बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ते हो तो ही तो आपके मन में, अपने दिमाग में सवाल आता है। पढ़ोगे नहीं तो सवाल किस बात का भाई, है ना। ऑल राइट। एक लास्ट में जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्ची का सवाल रह गया था, रिंकू का, कि देखो m बराबर, ये चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था? I/A या NIA, n का मान 1 रखा था तो IA। बच्चे I क्या? धारा, इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितनी धारा बोलेगी? तो हम बोलेंगे I बराबर होता है Q/T × A। एक इलेक्ट्रॉन, आवेश का मान कितना है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और उसका एक आवर्तकाल, और ये गुणा होगा किससे? A से। अब आवर्तकाल क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, दूरी बटा चाल। क्या होता है आवर्तकाल? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी एक चक्कर में? 2πr। चाल कितनी? v। तो मैं इस t की जगह क्या लिखूंगा? E/2πr / v। तो v कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा EV/2πr। ये क्या है? धारा। ये धारा बन गई। ठीक, और अगर इसे a से गुणा कर दिया जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण। a का मान कितना? πr² रखो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही तो था, इतना ही तो करना है ना। चलिए तो चीज़ों को समझो बच्चों। ऑल राइट, मैं पहले वो उदाहरण कर लेता हूँ। उदाहरण संख्या 14.9, 14.10 एंड 14.11। सबसे पहले आपको 14.9 वाला उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं सवाल को पढ़ता हूँ। सवाल हमें जो दे रखा है ये रहा। यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन Z बराबर 1 के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 1215 एंगस्ट्रॉन्ग है। अपन 1216 से काम करते हैं, इसने 1215 से काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, एंगस्ट्रॉन्ग है। तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों समझिए, ऊपर सवाल दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा मानो, ऑल राइट। तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा ये है क्या? कहां से आती है? 2 से 1 में। ये लाइमन श्रेणी के लिए है, तो इसके लिए मैं λL लिख देता हूं। बामर श्रेणी यहां से मिलेगी। बामर श्रेणी की ये पहली रेखा है, और ये बामर श्रेणी की कौन सी? दूसरी रेखा। कहां से आएगी? तो ये यहां पर 3 लिखे, यहां पर 4। तो हमें पता चल गया कि बामर श्रेणी की दूसरी रेखा कहां से आ रही है? चौथे से दूसरे में आ रही है।
ऐसा ही है। तो हमें ये पता होना चाहिए, समझिएगा, बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर 2 फिक्स हो गया, और दूसरी रेखा के लिए n2 बराबर कितना होगा, 4 होगा। जबकि लाइमन के लिए n1 बराबर 1, ये तो फिक्स है, और पहली रेखा के लिए n2 बराबर 2 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आप 2 इक्वेशन बना लो, ठीक है, और 2 इक्वेशन से काम करो। हालांकि मैं बामर श्रेणी की इस रेखा से भी तरंग दैर्घ्य निकाल सकता हूं, हमें पता है r का मान क्या होता है, वो रख लेंगे। लेकिन जब सवाल में एक डेटा दिया हुआ है और वो डेटा वैलिड है, तो फिर आप उसका यूज करके देखो ना भाई, उस डेटा से कैसे काम होगा। तो ये वाला सवाल आता है जो पूछा गया है, 14.9 वाला जो उदाहरण है, वो सवाल आता है एग्जाम के अंदर, ये वाला सवाल जरूर आता है। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने लिखा लाइमन श्रेणी हेतु, लाइमन श्रेणी हेतु। हाँ भाई, लाइमन श्रेणी के लिए क्या लिखेंगे, हमने लिखा 1/λ इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन परमाणु ये r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और हमें पता है, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, आप भी ये डायग्राम बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि इसके लिए n1 का मान 1 रखेंगे, तो ये 1/1 का स्क्वायर माइनस n2 का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे देखो, उधर मचाना, लाइमन में काम कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/λ। ये लाइमन लिख दो ताकि हमें पता चले। ठीक है, 3/4 हो गया, 3/4 होगा, एक में से 1/4 घटाओगे तो कितना आएगा, 3/4 r ऊपर। ठीक है, ये 1/λ, तो λ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3, और r का आएगा नीचे। 1/r की वैल्यू मत रख देना, नहीं रखनी है, क्यों, क्योंकि λl तो पहले से ही दिया हुआ है, तो फिर आपको क्या काम करना है भाई, λl कितना दिया हुआ है, λl 1215 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इस डेटा को यूज करेंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में हम काम करेंगे बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए, तो हमने लिखा बामर श्रेणी हेतु, बामर श्रेणी हेतु, और दूसरी रेखा की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/λb इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, r ऐसा का ऐसा, n1 का स्क्वायर, बामर में देखो इस वाले पे काम करना है। ठीक है, तो n1 2 का स्क्वायर माइनस n2 किसका, 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, r, ये देखो ये 1/4 हुआ, और ये 1/16, डन। तो ये हुआ r, यहाँ पर देखो 16 आ जाएगा क्या, लघुत्तम लोगे तो, और 16 इधर, ओके नहीं 16 कहाँ से जाएगा, 4 आएगा इधर, 4 चौक 16 और 16 एकम 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 3r डिवाइडेड बाय 16, ये 1/λb है बच्चों। ठीक है, तो λb बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा हो गया 16/3, और ये 1/r। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या, 2 समीकरण आ चुके हैं, एक तो ये रेखीय, डन हुआ। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे, आपको आंसर मिलने वाला है, बस इतना ही करना है। क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएंगे, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जल्दी से इसे उतारो, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, जल्दी से उतारो। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर पहले ही खोल लेता हूँ मैं। हाँ भाई, ये तो मेरे साथ में ही कर लिया होगा, चीज़ें जो आपको आता है ना न्यूमेरिकल के अंदर कि हाँ आप कर सकते हो, वो मेरे साथ में या मेरे से पहले ही कर लिया करो बच्चों, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो खुद साथ ही में हो जाएगी, तो आपको वापस से शायद देखने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। ऑलराइट, तो ये उतार लिया होगा, है ना। अब मैं उस तरफ वाले भाग को मिटा देता हूँ, और अब आपको ही लिखना है समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर। और कैलकुलेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा समझिएगा, हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर, समीकरण 2 मतलब λb में भाग लगाएंगे किसका, λl का। λb का मान देखो 16/3, 16/3, और r भी कहाँ है, नीचे ही तो है, तो मैं 3r लिख देता हूँ। फिर λl का मान कितना है, 4/3
3, अरे वाह, और आर भी कहाँ है, नीचे। ये तो बहुत सही हो गया काम। चलिए 3r से 3r कैंसिल, इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा क्या। तो लैम्डा बी डिवाइडेड बाय लैम्डा एल इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब लैम्डा बी इज इक्वल्स टू क्या, 4 लैम्डा एल। 4 कितना है, 12-15 है क्या, एंगस्ट्रॉम 64, 12-5-60 एंगस्ट्रॉम। इतना आएगा क्या, बताओ भाई, सिंपल हुआ क्या। वो जो डेटा दिया हुआ था, मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, यही है वैसे तो, आंसर तो यही होना चाहिए, और तो कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए उनके पास में। तो देखिए, हाँ ये ओके, 1264 कैसे कर दिया, 1248 होता है, सॉरी बच्चों। हाँ ठीक है, तो ये कितना हुआ, 4860 एंगस्ट्रॉम हुआ। तो ये देखो हमें फायदा क्या हुआ, जो डेटा दिया हुआ था ना उससे कैलकुलेशन सिंपल हो गई। ठीक है, अगर आप वो दूसरा वाला डेटा यूज करते ना तो आप क्या करते, 16/3 और फिर 1/r की वैल्यू कितनी लिखते, 912 लिखते। ठीक, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा और टफ बैठता, आपको 16 से बाद में गुणा करना पड़ता। लेकिन इस डेटा से आपका कैलकुलेशन सिंपल हो गया है। ये आपको काम करने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, नो डाउट आपको काम करने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन करने का तरीका, जब आपको एक चीज़ दी हुई हो तो फिर यही है बच्चों। ठीक है, चलिए तो उतार लिया होगा। जब आपको एक श्रेणी या एक रेखा के लिए डेटा दिया हुआ है तो फिर उसे यूज करो। ठीक है, ऑलराइट, तो अगला सवाल, हाँ भाई क्लास को शेयर कर लो, लाइव क्लास को। ये वैसे लाइव तो क्या है, प्रीमियर क्लास है, लेकिन इसे शेयर कर लिया करो बच्चों। ठीक है, अगर आपके पास में टाइम है तो, कंडीशन अप्लाइड। ऑलराइट, देखिए अगला 14.10, देखो सवाल क्या है। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदस्य आयन X की वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। सवाल बहुत अच्छी कोटि का है। देखो पहले तो बोला लाइमन श्रेणी, वो भी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो हमने पहले बोला हाइड्रोजन हेतु, समझना मैं ज्यादा स्टेप को तोड़ दे रहा हूं। हाइड्रोजन हेतु जो डेटा दिया हुआ है ना उसके लिए काम कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है, क्लियर हो गया। और उसकी पहली रेखा के लिए, तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा किसकी बच्चों, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का मतलब क्या हुआ, देखो n1 बराबर तो 1 है ही, n2 का मान कितना होगा, 2 होगा, सिंपल सा था। तो हमने लिखा 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे, मान रख देता हूं। तो ये हो जाएगा, मान तो रख ही दिया है खैर। ये देखो ये तो 1 आएगा, ये 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लोगोत्तम ले लूँ। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 1। अरे थोड़ी देर पहले किया था बच्चों, बस मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन का पैटर्न चेंज कर दिया, वो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3r/4। ये क्या है, 1/λ, और लाइमन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन लिख देते हैं क्योंकि वो पहला हाइड्रोजन के लिए काम करवा रहा है। तो फिर हाइड्रोजन के लिए प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी, 4/3r। ये समीकरण नंबर 1। अब देखो वो किसके लिए बोल रहा है, वो समझना। अब वो बोल रहा है प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश आयन, हाइड्रोजन जैसा आयन है, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो इसका मतलब Z बराबर कुछ भी हो सकता है उस आयन के लिए। तो इस बार जब आप लैम्डा का फॉर्मूला लिखो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, Z से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे 1/λ, याद आ रहा हो तो Z² R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, Z² आगे आता है, याद आ रहा है। चलो, तो वो बोल रहा है कि इसकी पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य हाइड्रोजन के समान आयन X की वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा क्या होती है, तो वामर श्रेणी है, n1 का मान फिक्स हुआ 2, और द्वितीय रेखा के लिए क्या होगा भाई, n2 का मान 4। अभी थोड़ी देर पहले किया था द्वितीय रेखा,
कैसे? पहली रेखा ब्राह्मण श्रेणी के लिए 3 से आएगी, दूसरी रेखा ब्राह्मण श्रेणी के लिए 4 से आएगी। पता चल रहा है ना? चलिए, तो हमने लिखा x परमाणु हेतु, समझिए x परमाणु हेतु ब्राह्मण श्रेणी की बात कर रहा है, तो हमने लिखा, देखो समझो, 1/λx, ठीक है, बराबर में क्या बच्चों, ये फॉर्मूला होता है z², देखो मैंने वहां लिख रखा है r, ब्राह्मण श्रेणी की द्वितीय रेखा, ये तो बोल रहा है, तो ब्राह्मण श्रेणी के लिए n1 का मान फिक्स है 2 और द्वितीय रेखा n2 का मान भी फिक्स हो गया 4, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। डन हुआ क्या? यहां से मेरे को क्या फायदा होगा? मेरे को z का मान पता चलेगा, वो आयन पता चल जाएगा। और आयन ही पूछ रहा है क्या? नहीं, x की पहली 2 अवस्थाओं की ऊर्जा पूछ रहा है, तो पहले हमें ये तो पता चले कि परमाणु कौन सा है। अगर परमाणु पता चल गया तो ऑटोमेटिकली हम उसकी ऊर्जा अवस्थाओं को तो ज्ञात कर ही सकते हैं। चलिए, तो पहले तो मैं z निकालूंगा। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/λx बराबर z² r, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा 16। देखो लास्ट वाली कैलकुलेशन है, क्या होगा, लघुत्तम लोगे 16, फिर 16 इधर आएगा, सॉरी 16 कैसे आएगा, 4 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो कितना होगा, 3 रह जाएगा क्या ऊपर। अरे लघुत्तम ले सकते हो ना देवताओं, लघुत्तम वाला सीन तो आपको ही करना पड़ेगा, तो ये 3/16 आएगा। लघुत्तम ले लेवाने के बाद में इतनी मैथमेटिक्स तो करो ही गे, 1/λx, ठीक है। तो फिर λx बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई, तो ये होगा 16/3 z² और r, नीचे ये सारे नीचे आएंगे, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, सवाल यही बोल रहा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे तो फिर ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब λx की वैल्यू बराबर होनी चाहिए λh के। λx कितना, 16/3 z² r बराबर है किसके, 4/3 r के। देखो भाई 3r से 3r कैंसिल, 4 चौक 16, तो 4/z² बराबर देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, तो इसका मतलब z² बराबर वजू गुणा कर दो, 4 हो गया क्या, z² इधर चला गया, 4 तो इधर था ही, मैंने तो बस एडजस्ट किया है, ठीक। तो फिर z का मान कितना, 2। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है रे भाई, हीलियम, तो ये क्या है, वास्तविकता में हीलियम आयन है, क्योंकि वो आयन की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये कौन सा आयन है, हीलियम आयन है। अब हीलियम आयन की पहली ऊर्जा अवस्था, तो हमने लिखा En बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस का z² डिवाइडेड बाय n² r डैश, होता है नहीं होता। चलिए, तो फिर क्या होगा, En पहली ऊर्जा अवस्था है ना, पहले E1, तो ये हो जाएगा माइनस का z² की जगह कितना लिखूं, 4 r डैश, सभी को पता होना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n², n का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक। 13.6 को 4 से गुणा करो, 13 चौक 52, ये तो ज़्यादा हो गया भाई, है ना, 6 चौका 24, 24 का 4, 2, 13 चौक 52, 52 और 2 54, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी कैसा, माइनस का, ये पहली ऊर्जा अवस्था। दूसरे के लिए क्या लिखें, E2 रखो मान, माइनस z² की जगह तो 4, r डैश का मान कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, कैंसिल, कितना आएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता चला, सवाल वाकई में लेवल का था बच्चों। क्या किया हमने, सबसे पहले तो वो परमाणु निकाला कि परमाणु था कौन सा, तो हमें पता चला कि वो वास्तविकता में हीलियम आयन था, और जैसे ये पता चल गया कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, हम आसानी से सभी की ऊर्जा अवस्था निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है ऊर्जा का, बस ये पता होना चाहिए आपको, है ना, ठीक। चलिए उतारो जल्दी से, मेक इट फास्ट, जल्दी से उतार लीजिए इसे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आया होगा, सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल था नहीं। मैं तो बोलता भी हमेशा से यही हूं,
फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले को सोचो, अगर फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया तो सवाल आसानी से हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो समझ में ना आए। हो सकता है कैलकुलेशन के एरर हो जाए, लेकिन वो दूसरी बार करेंगे तो सॉल्व भी हो जाती है। ओके, कर लिया होगा है ना? चलिए, कुछ बच्चे तो उतार भी नहीं रहे होंगे, मेरे को पता है नहीं उतारता है। उदाहरण है किताब में से टीप लेंगे, है ना? ऑलराइट, चलिए तो फिर नेक्स्ट उदाहरण और देख लेते हैं। एक बांसुरी की आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में। कुछ कर नहीं सकते उनका। ऑलराइट, देखिए अगला बहुत अच्छा उदाहरण है 14.11 और वाकई में दिमाग की घंटियां खोल देगा, सारे तार खोल देगा ये सवाल। ऑलराइट, देखो सवाल क्या है। एक आपको दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए देखिए क्या है। आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। आपको सुनाई दे रही नहीं सुनाई दे रही मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ है ये। चलिए देखिए क्या है। एक हाइड्रोजन समान परमाणु सदस्य, मतलब समान, एक हाइड्रोजन समान परमाणु ऊर्जा स्तरों के एक समूह में सभी संभव संक्रमण द्वारा 6 तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करता है। कितनी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित कर सकता है? 6 तरंगदैर्घ्य वो उत्सर्जित कर सकता है। 6 तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या हुआ वो समझने लायक बात है। 6 तरंगदैर्घ्य कितने ऊर्जा स्तरों के मध्य होगी, तो ये थोड़ा समझिए बच्चों। तो हमने बोला 6 तरंगदैर्घ्य, तो हमने लिखा उत्सर्जित विकिरणों की संख्या n, और वो कितनी है? 6 है। ठीक, अब 6 है तो मेरे को ये पता चलना चाहिए कि कक्षक कितने इंक्लूड होंगे, कितने कक्षक उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हमने लिखा ये होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? 6। चलिए तो फिर ये कितना हो जाएगा? 12, और ये क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू क्या? 12। इधर लेकर के आऊँ तो ये हुआ n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 12 बराबर में क्या बच्चों? 0। ठीक है, अब ये थोड़ा समझो। क्या लेंगे भाई? ये तो गुणनखंड आ गए, आते हैं नहीं आते हैं? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी गुणनखंड में। तो हम बोलते हैं कि गुणा करने पर तो माइनस का 12, गुणा करने पर माइनस का 12 और जोड़ने पर माइनस का 1 आना चाहिए। कौन सी है? 4 और 3, है ना? माइनस के 4 को 3 से गुणा करो, माइनस का 12, माइनस का 4 प्लस का 3 हो गया कितना? माइनस का 1। तो हमने बोला इसके जब हमने गुणनखंड किए तो ये कुछ ऐसा हुआ, n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस का 3n माइनस क्या? 12। इसकी जगह तो लिखते हैं, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो ये क्या हुआ? n स्क्वायर, सॉरी कॉमन लेने वाली टर्म है तो n को कॉमन लिया, कितना हुआ? n माइनस 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे तो ये वापस से n माइनस 4 आएगा, बराबर में कितना बच्चों? 0। देखिए n माइनस 4 को कॉमन लें तो ये कुछ ऐसा होगा, n माइनस 4 और n माइनस 3 बराबर क्या? 0। n माइनस 3 नहीं, n प्लस 3 है। ठीक है, देखिए अलग अलग 0 रखो तो यहाँ से n माइनस 4 बराबर 0, इसका मतलब n बराबर 4, मतलब 4 ऊर्जा स्तर जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। इसको देखो n प्लस 3 बराबर 0, तो इसका मतलब है n बराबर माइनस 3। ये तो संभव नहीं है, ऊर्जा स्तरों की संख्या माइनस में नहीं होती, तो हम कितना यूज़ करेंगे? 4। ठीक है, कितने ऊर्जा स्तर उसमें इंक्लूड है? आंसर है 4 ऊर्जा स्तर उसमें इंक्लूड है। बात समझ में आई?
चलिए अब आगे सवाल को समझिए। इन स्तरों की ऊर्जाएं क्रमशः 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में दे रखा है तथा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य है। अब देखो जैसे उसने बोला ना 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब n की वैल्यू 1 से तो चालू नहीं हो रही है भैया। n की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही होगी? थोड़ी ऊपर से चालू हो रही होगी, तभी जाके तो ये मान आ रहा है। तो हमने बोला कि वो 4 ऊर्जा स्तर कौन कौन से हो सकते हैं, वो समझने लायक बात है। ठीक, तो हम समझो इस चीज़ को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो सकता था यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, तो हमने लिखा माना पहला ऊर्जा स्तर n है तो दूसरा क्या होगा? n+1 होगा, तीसरा n+2 होगा तथा चौथा कितना होगा? n+3 होगा। ठीक है, ये मेरे को कैसे समझ में आया? मैं n की वैल्यू 1 से ही क्यों नहीं चालू करी? मैंने n बराबर 4 की टोटल ऊर्जा स्तरों की संख्या हुई। ठीक है, तो फिर हमने n की वैल्यू 1 2 3 4 1 से चालू क्यों नहीं किया? ठीक, हम आगे से क्यों चालू कर रहे हैं? तो हमने बोला कि आगे से चालू करने का कारण है, अगर n बराबर 1 लेंगे तो मिनिमम कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का मिलना चाहिए था। लेकिन ये तो कहाँ से चालू करवा रहे हैं? ये चालू करवा रहे हैं बच्चों माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 से चालू नहीं होगी, वो तो आगे से चालू हो रही होगी। ठीक है, चलिए, और हाइड्रोजन समान परमाणु है, ये और ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब अगर n की वैल्यू 4 से चालू है, समझना इस चीज़ को, n की वैल्यू 4 से चालू है तो अगला कौन सा होगा? 5, फिर 6, फिर 7, है ना? 4 5 6 और 7, इस तरीके से ये काम करने वाली बात आएगी। ठीक है, चलिए देखो और मैं बताता हूँ। तो और वैसे भी आपको पता चल जाना चाहिए, ये चीज़ तो सिंपल थी, है ना? ऑलराइट, अब देखो अब काम करते हैं अपन, किस तरीके से काम करेंगे। तो हमने बोला, अतः समझना बच्चों, अब हम बोल रहे हैं कि ऊर्जा जो पहली है nवें कक्षक में ऊर्जा है वो कितनी है बच्चों? आंसर दे रखा है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतिम में कितनी दे रखी है? En+3 बराबर कितना है? तो ये दे रखा है हमें माइनस का 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही रामायण है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। इन दोनों मानों को सम्मिलित करते हुए, इन दोनों मानों को सम्मिलित करना है। ठीक है, परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। अरे बहुत सिंपल है भाई। देखिए दोनों मानों को मैं सम्मिलित करता हूं, तो मैं पहले डेटा को यूज करता हूं। ठीक है, पहले डेटा को अगर मैं यूज करूं तो मेरे लिए क्या होगा बच्चों? मेरे लिए कुछ ऐसा होगा z²। समझना, देखो n का मान मैं कहाँ से चालू करवाऊंगा वो भी समझने वाली बात है। ये तो मैंने आपको बताया था कि 4 से चालू कर सकते हो, लेकिन वास्तविकता में 4 है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा En बराबर हो गया z², फिर क्या होता है r' डिवाइडेड बाई क्या? n², और वो भी कैसा? माइनस का। बराबर में कितना बच्चों? माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समीकरण नंबर 1। डन। चलिए फिर क्या? En+3 अंतिम वाले, इसके लिए ऊर्जा कितनी है? 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी सी गलती की है मैंने, माइनस में होगी ऊर्जा। ठीक है, अभी समझिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट यहां से ही चालू कीजिए, माइनस का z² r' डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आएगा? n+3 का होल स्क्वायर आएगा, बराबर में कितना? माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। इसे समीकरण नंबर क्या बनाया? 2 बनाया। समीकरण 1 में 2 का लगाओ या 2 में 1 का भाग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। देखिए काम करते हैं, तो मैं इसमें इसका भाग लगा रहा हूँ, तो इसमें भाग लगाए तो ये क्या हुआ? माइनस का z² r' बटे
n+3 का होल स्क्वायर और इसमें भाग लगाया इसका माइनस का z² r डैश डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बराबर में देखो यहाँ पर कितना है माइनस का 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर कितना है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, ठीक। z² r डैश से z² r डैश खत्म हो गया, ये n स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर और ये n+3 का होल स्क्वायर बराबर में कितना, तो ये वाली चीज 0.544 बटे 0.85 यही होगा। चलो सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, कैसे करेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है 0.544 भाग 0.85 ये हो गया 0.64 0.64 डिवाइडेड बाय क्या n स्क्वायर और इसको देखो ये कितना है n, इसको मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, ये बहुत सिंपल हो सकता है, ये गौर करो n+3 और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दो क्या, क्योंकि ऊपर और नीचे स्क्वायर है और ये 0 पॉइंट क्या है 64 है। अब ये 0.64 को और क्या लिख सकते हैं, तो समझिए 0.8 का वर्ग कितना होता है 0.64 होता है, नहीं होता, तो मैं इसे 0.8 का वर्ग लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। वर्ग से वर्ग जाता रहा तो क्या बचेगा अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा n/n+3 बराबर में कितना 0.8, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करें, पहले इसको उतारो फिर काम करते हैं, जल्दी से इसे उतारे, थोड़ा सा सवाल लंबा है। थोड़ा सा सवाल लंबा है बच्चों, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। पता चला? चलो तो n का मान निकालते हैं। ऑलराइट, तो ये होगा n बराबर वर्ष गुणा करो 0.8 को गुणा किया n+3 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.8n और इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 गुणा 3 बराबर क्या n। इसको उठा करके इस तरफ लेकर के आओ तो n-0.8n बराबर में क्या 8 × 24 2.4, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो हमने बोला 0.2n बराबर 2.4, तो इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 2.4 में किसका 0.2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 12। मैं भी गलत ही बोल रहा था, कहाँ से चालू होगा n का मान, 4 से चालू नहीं होगा, n का मान चालू होगा किससे 12 से। तो ये अगर 12 है तो ये होगा फिर क्या 13, ये होगा 14 और ये अंतिम वाला होगा कितने पे 15 पे। इस तरीके से होगा, लिख मत देना, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। n का मान पता चल गया तो z आएगा नहीं आएगा, देखो या तो इसमें रखो या इसमें रखो, बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा z। अरे मिलेगा भाई, कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा भी। देखो अभी उतारो उस चीज़ को, 12 उतार लो जल्दी से, फिर काम करते हैं। तो अब हम हमारे पहले सवाल के ऊपर आते हैं, परमाणु क्रमांक। पहला सवाल क्या था उसका, परमाणु क्रमांक था, ठीक है। परमाणु क्रमांक कैसे, सवाल थोड़ा बड़ा हो गया तो हम समीकरण 1 में मान रखने पर, तो परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर। चलो भाई समीकरण 1 माइनस का z²
आर डैश बटे एन स्क्वायर, देखो नीचे एन स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर है क्या, बराबर कितना माइनस का 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो मैं पूरा ही मान रख देता हूँ, माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, फिर जेड स्क्वायर आर डैश का मान कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 12 का स्क्वायर होता है 144 बच्चों, बराबर में कितना दिया हुआ है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रामायण तो खत्म हो नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को देखो, या तो इसको नीचे लेके आओ ऐसा और इसको ऊपर गुणा करो, तो जेड स्क्वायर बराबर हो गया 144 गुणा 0.85 बटे 13.6। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये है 100, देखो 144 गुणा 0.85 भाग 13.6 आ रहा है 9, तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अगर जेड स्क्वायर 9 आ गया देवताओं तो जेड का मान कौन सा हो जाएगा 3 होगा, नहीं होगा, अतः जेड बराबर 3 कौन सा है, लिथियम आयन है। अरे लिथियम आयन ही तो हुआ, पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम। ठीक है, तो लिथियम आयन के लिए वो बात कर रहा था। चलो पहला सवाल संपूर्ण पूर्ण, इन संक्रमणों में उत्सर्जित लघुत्तम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अरे भगवान, निहायत ही सिंपल है, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य कब प्राप्त होगी, जब ऊर्जा अंतराल अधिकतम होगा, है ना, यही तो होता है लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है जब ऊर्जा अंतराल क्या हो, सर्वाधिक हो। ठीक है, तो चलो ऊर्जा अंतराल सर्वाधिक कैसे, तो हमने बोला n का मान 12, n+1 का मान 13, n+2 का मान 14 और n+3 का मान 15, यही हुआ। तो हमें ये बोल रहा है कि लघुत्तम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य कब मिलती है बच्चों, जब ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम कब होगा, इन दोनों के बीच में, है ना, ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा, जबकि इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल क्या होगा, कम होगा, तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम मिलेगी। ठीक है, तो अगर अधिकतम बोलती तो इन दोनों के बीच में काम करते हैं, और न्यूनतम या फिर लघुत्तम बोल रहा है तो फिर इन दोनों के बीच में काम करें। अरे ये मैंने आपको बताया था, है ना, n बराबर 1 और n बराबर अनंत के बीच में ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम प्राप्त होती है। यही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए तो हम बोलेंगे दूसरा, समझिए क्या कर रहा हूं। दूसरे सवाल के लिए लघुत्तम तरंगदैर्घ्य हेतु, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य हेतु करने के कई तरीके हो सकते थे। देखो एक तरीका क्या है वो और देख लीजिए, 1/λ = z² r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 का मान मैं 12 रखूंगा, n2 का मान मैं 15 रखूंगा, z² की वैल्यू 9 रखूंगा। बताओ भाई लैम्डा की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, आनी चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। ठीक है, इसी तरीके से होगा। और क्या तरीका है, एक ये भी तो हो सकता है तरंगदैर्घ्य निकालने का, आप सभी को पता है डेल ई फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, En2 माइनस En1 होती है, नहीं होती है, पता है सभी को। ठीक है, इससे मेरे को क्या होगा, मेरे को ये पता चल जाएगा Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या, En2 माइनस En1। क्या फायदा हुआ, Hc का मान सवाल में दिया हुआ है, साफ साफ और अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन हमारी बहुत सिंपल कर रहा है सवाल खुद ही। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, En2 का मान कितना रखोगे, जो दिया हुआ है En2 ये वाला, इस वाले में 15वें में कितनी ऊर्जा दी हुई थी बच्चों, n+3 वाले में दी हुई है माइनस का 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीच में माइनस का निशान, और इसमें कितनी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर में क्या, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। Hc का मान दिया हुआ है वही मैं उतारूंगा।
क्या होगा भाई, चलो तो ये तो प्लस का हो गया क्या, तो 0.85 में से घटाना है किसको, 0.54, और ये मात्र किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। Hc का मान कितना, 1242 Hc का मान 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, नैनोमीटर, सॉरी बच्चों, डिवाइडेड बाय लैम्डा, स्मॉल एन एम है, नैनोमीटर होगा, न्यूटन मीटर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रामायण खत्म हो गई। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 0.85 में से घटाएं 0.54 को, तो ये आएगा 0.305, 305, ठीक, बराबर में क्या, 1242 बटे लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, 1242 नैनोमीटर में भाग लगाओ कितना, 0.305 का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलतियां निकालेंगे, सिर्फ 0.305 तो बोलते ही नहीं है। अरे नहीं बोलते रे भाई, पता है मेरे को, 1242 में भाग लगाया 0.305 का, ये आ रहा है 4072, लैम्डा इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 4072 लिख रहा हूं मैं, 0.13 नैनोमीटर। इतनी तरंग दैर्घ्य होगी न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम तो इससे निकालोगे, इन दोनों से। ठीक है, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि ये ऊर्जाएं हमें दे रखी थी, है ना, 15 की भी हमें दे रखी थी और 12 की भी हमें दे रखी थी, तो फिर काम करने में कहाँ दिक्कत आ रही थी। ठीक है, इसलिए ये किया। चलो इसको जल्दी से उतारो बच्चों, फिर आगे करते हैं काम। बुक से मैच नहीं कर रहा है, कारण 305 मैंने लिखा था, उन्होंने 306 लिख रखा है, इसलिए थोड़ा सा आंसर चेंज है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पहली संख्या जो है ये दो संख्याओं तक अपना मैच कर रहा है, नैनोमीटर में तो इतना ही खूब है। ऑलराइट, जल्दी से करें बच्चों इसको। सवाल को जल्दी से करें। डन हुआ ये सवाल? बहुत बड़ा था बच्चों, बहुत बड़ा, इसलिए कह रहा था कि आरबीएससी में ये सवाल आना थोड़ा सा मुश्किल है, कि चांसेस थोड़े से कम है कि ऐसा सवाल आए। चलिए आंकिक सवाल नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर करेंगे बचे हुए। एक एक टॉपिक और है जिसमें बच्चे ने पूछा था कि सर लास्ट वाला टॉपिक जो है वो वापस से बताएं। वो लास्ट वाला टॉपिक क्या था? वो ये था कि डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों के सिद्धांत से, द्रव्य तरंगों की अभिधारणा दी थी ना डी ब्रॉगली ने, उसके आधार पर बोर का द्वितीय अभिग्रहित जो है उसे कैसे समझाया गया, बोर के द्वितीय अभिग्रहित को कैसे समझाया गया। हाँ भाई, बोर का द्वितीय अभिग्रहित कैसे समझाया? बच्चों देखो, ज्यादा इतना टिपिकल है ही नहीं, वो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। पहली चीज समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो बोर ने कहा था कि वह ऊर्जा को विकृत नहीं करना चाहिए, उसकी ऊर्जा में कोई हास नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर के उससे ऊर्जा का संचरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब? जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तब। अब आपको एक ऐसी तरंग दैर्घ्य सोचनी है, एक ऐसी तरंग सोचनी है जिससे ऊर्जा का संचरण नहीं होता। तो हम बोलते हैं दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती है प्रगामी और एक होती है अप्रगामी। ठीक है, अप्रगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो डी ब्रॉगली ने उसे क्या माना कि वो तरंग का निर्माण करेगा, और इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन तरंग। और इस इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अप्रगामी प्रकार की होनी चाहिए। पहली बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये समझिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से लिख रहा हूं। हमें क्या पता चलना चाहिए कि ऊर्जा का संचरण नहीं, ऊर्जा संचरण नहीं होगा।
अगर ऊर्जा का संचरण नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जिस तरंग का निर्माण करेगा उसे हम कौन सी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन तरंग बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अप्रगामी प्रकार की होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन तरंग कैसी होनी चाहिए, अप्रगामी प्रकार की होनी चाहिए, अप्रगामी तरंग। ठीक है, अप्रगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी चीज, जब ये चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो परिधि के समान दूरी तय करेगा हर बार। तो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कक्ष की जो परिधि है, किसकी परिधि बच्चों, इलेक्ट्रॉन कक्ष की परिधि, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी मानी हमने, लैम्डा। इसकी पूर्ण गुणज होनी चाहिए। पूर्ण गुणज होना n गुना होना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कक्ष की जो टोटल दूरी है, ये इलेक्ट्रॉन कक्ष की परिधि, वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज होनी चाहिए। ये किसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया था। ठीक है, अब चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज करो, तीसरे कक्षक में घूम रहा है, ये नाभिक मानो, ठीक है, और ये तीसरा कक्षक है, ये n बराबर कितना है, तीसरा कक्षक है। अगर ये तीसरा कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन को कितनी तरंगदैर्घ्य कंप्लीट करनी पड़ेंगी, 3। ठीक है, तो अगर वो 3 तरंगदैर्घ्य कंप्लीट करेगा तो कुछ ऐसा देखो, 1, अरे तरंगदैर्घ्य ऐसी तो बनाते हो ना आप, यही तो है, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी, या 2 क्रमागत उच्चिष्ट के बीच की दूरी, या 2 क्रमागत निम्निष्ट के बीच की दूरी, या फिर एक तरंग की कुल लंबाई। चलिए, तो ये 1 कंप्लीट, फिर ये 2 कंप्लीट, फिर ये 3 कंप्लीट हो गई क्या। चलिए, फिर आप इसको ऐसा कंप्लीट कर दीजिए। डन। ठीक है, और एक तरंगदैर्घ्य कितनी दूरी की, ये लैम्डा। इतना ही तो है। मैथमेटिक्स देखिए, अकॉर्डिंग टू, ये तो उसने बताया कि ऐसा होना चाहिए। अब जब डी ब्रॉगली का ही सिद्धांत आप यूज कर रहे हो तो डी ब्रॉगली के अनुसार क्या होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/p होता है। फिर ये p क्या होता है, mv होता है, संवेग है, बराबर क्या, 2πr। गुणा कर दो तो mv गुणा 2πr बराबर nh, 2π का भाग लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल्स टू nh बटा 2π। आएगा नहीं आएगा, आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे रुक जाएगी ये चीज, नहीं रुक सकती। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से काम होगा। टॉपिक कौन सा था, डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों के सिद्धांत के आधार पर बोर के द्वितीय अभिग्रहित का वर्णन या के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। ठीक है, चला, डन हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिस पर्टिकुलर कक्षक में वो चक्कर लगा रहा होता है उतनी वो तरंगदैर्घ्य कंप्लीट भी करना चाहिए। अगर वो 10वें कक्षक में चक्कर लगा रहा है तो उसे टोटल कितनी तरंगदैर्घ्य कंप्लीट करनी है, 10 लैम्डा के बराबर 10 तरंगदैर्घ्य कंप्लीट करनी है, तो 10 लैम्डा दूरी होगी। तो उस केस में 10वें कक्षक के लिए 2πr बराबर n लैम्डा करूंगा तो मैं कितना लिखूंगा। तो अगर आपको कोई ये भी पूछ ले, देखो एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 10वें कक्षक की कुल लंबाई कितनी होगी, तुमने बोला 2πr, और 2πr बराबर क्या होनी चाहिए, n लैम्डा होनी चाहिए। n की जगह 10वां कक्षक है तो 10 लैम्डा के बराबर। ठीक है, सिंपल सा तरीका था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जो आंकिक सवाल है बच्चों, तो अब इस हिसाब से मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर ही कंप्लीट होते दिखते हैं। ओके, हैव अ गुड डे बच्चों, अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हालांकि सवाल कम हुए लेकिन समझ में आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।